चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स कि अब तक जो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के अंदर जितना भी हमने पढ़ा था अब उसका यूज किस में होगा, उसका एप्लीकेशन किस में यूज होना है वो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसका यूज जब हमने शुरुआती चैप्टर कराया था तो इसका बताया था तभी इस डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है लीनियर सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करने में। अगर आपसे कह दिया जाए कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख रहा है और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिख रहा है तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। तो आप कैसे निकालते थे? हाई स्कूल तक 11th क्लास तक इन दोनों को जोड़ लेते थे, कट गया 3x इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7/3 और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में। अब ये कहेगा नाउ यूज डिटरमिनेंट मेथड या मैट्रिक्स मेथड सॉल्व दिस इक्वेशन। अब मैट्रिक्स मेथड से आंसर यही आएगा, सॉल्व कैसे भी कर लेना, लेकिन सॉल्व करने में मैट्रिक्स मेथड से। तो अब इसका यूज पढ़ने वाले हैं कि डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स का यूज किस में होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। लीनियर क्या होता है? जिसकी पावर 1 होती है, अगर 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिक इक्वेशन। 3 आ जाए तो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में मैट्रिक्स का यूज होगा। तो इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो देखो जरा ध्यान से। एक चीज हम बता दें आपको कि लीनियर जो इक्वेशन है इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो या तो बेटा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, सॉल्यूशन या तो मिल जाएगा या फिर क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ करेगा कि x और y की वैल्यू नहीं निकल पाती है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसे बोला करेंगे कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इस चीज को क्या नाम देते हैं? इनकंसिस्टेंट। ओके, कभी कभी जो इक्वेशन को हम सॉल्व किया करेंगे अगर उनका आंसर आ रहा है आराम से वो कंसिस्टेंट लिख सकते हैं वहां पे हम, और ये नहीं आ रहा है आंसर तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है, इसका आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बुक में साफ साफ पेज नंबर 133 पर नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, ब्लू वाली लाइन में पढ़ सकते हैं। इन दिस चैप्टर बी रिस्ट्रिक्ट ओवरसेट टू सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हमें सॉल्यूशन जो मिल रहा है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये तुम्हारे सिलेबस में चलेगा, ये नहीं चलेगा सिलेबस में। ठीक है, तो आर डी शर्मा में एक बहुत अलग से चैप्टर दिया हुआ है, एक्सरसाइज दी हुई है इनकंसिस्टेंट वालों की, वो इनकंसिस्टेंट वाला आपको नहीं करना है। अब जरा मेथड की बात करते हैं, करते कैसे हैं। लेट एनी लीनियर इक्वेशन, हमने लेट कर लिया बेटा, किस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसे a1x प्लस a2y प्लस a2z इक्वल टू दिया जा रहा है मान लो b1, या इसमें ऐसे लेट कर लेता हूँ a1x b1y और प्लस का c1z इक्वल टू दिया जा रहा है मान लो b1। कोई भी नंबर होंगे, अभी मैंने a1 b1 लेट कर लिए हैं। ये दूसरी इक्वेशन दी गई है आपको इस टाइप से, और तीसरी इक्वेशन दी जाएगी आपको इस टाइप से। 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन या 4 भी हो सकती हैं, हम तो केवल इसका एक बता रहे हैं कि इस फॉर्म में होगा। इस टाइप से क्या दी जाया करेंगी, इक्वेशन दी जाया करेंगी लीनियर इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करना है, लिखा आएगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व दिस इक्वेशन। तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट क्या करेंगे, अब इन इक्वेशन को क्या करना है, लिखा करेंगे गिवन सिस्टम इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इनको कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान समझना आप। यहाँ से ये हम मेथड करा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ये इक्वेशन दी जाया करेंगी
और इनको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? पहले कॉलम में लिखा करेंगे x के कोफिशिएंट, दूसरे कॉलम में लिखना है y के कोफिशिएंट, तीसरे कॉलम में लिखना है z के कोफिशिएंट, w और अगले कॉलम में w के कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में? a1 a2 a3, ठीक है। और y के कोफिशिएंट कितने हैं? b1 b2 b3, ये y आएगा यहाँ पे। और z के कोफिशिएंट कितने हैं? c1 c2 और c3। ऐसे कोफिशिएंट लेना है मैट्रिक्स में। और x y z कहाँ चला गया? वो यहाँ पे आ गया। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का सिस्टम, इक्वल वाले ये वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू दी जाया करेंगी इन्हें ऐसे लिखना है। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब तो कोई कहे कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो बताना कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम तो वापस हमें यही मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों का रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे रो टू कॉलम जो मल्टीप्लाई करते थे हम, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट में a1x और सेकंड का b1y और प्लस का c1z, नीचे वाले रो का करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z भी बन जाएगा। और इसका करेंगे a3x प्लस b3y और c3z। इक्वल में जो है वो चलेगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? वापस वही आ गया। तो हम इन वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये रूल को फॉलो करता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। अब हर सवाल में मैट्रिक्स को तो बेटा ए लेट कर लिया करना, बाद में रिप्लेस कर देंगे। इसे कैपिटल एक्स लेट कर लिया करना और इसको बी लेट कर लिया करना। इसकी जगह पे ए लिख लिया, इसकी जगह पे एक्स लिख लिया, इसकी जगह पे बी लिख लिया। हमें करना क्या है, हमें मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब मैंने एक्स वाई जेड को कुछ देर के लिए नाम दे दिया है, किसका? कैपिटल एक्स का। तो मुझे समझ लो कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ से ए को हटाना है। तो ए को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड में, कर दिया। ए इनवर्स क्या होता है? आई, और ये ए इनवर्स बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? ए इनवर्स बी, एक्स ही आएगा ना। तो अब इस बात से हम क्या समझे कि अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसकी बी की वैल्यू में मल्टीप्लाई करके सारे आंसर अपने आप आ जाया करेंगे। ठीक है। अब ये पता लगाना है कि ए इनवर्स यहाँ पे कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा। ये और पता होना चाहिए कि ए इनवर्स कब निकलता है और कब नहीं निकलता है। ये आप फार्मूला हम कई बार बता चुके हैं। ए इनवर्स कब पॉसिबल होता है? जब ये वाला जो ए है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, फार्मूला पुट किया तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। जीरो आ गया तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे ए इनवर्स कब निकलना है, जब डिटरमिनेंट उसका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर। तो पहले इतनी जानकारी नोट कर लो, इसके बाद आगे बताएंगे। बच्चों आगे इसको समझ लेते हैं कि एक्स इक्वल जो ए इनवर्स बी हमारा जो आ गया, ठीक है। इस जगह पे ए इनवर्स जो निकाला करेंगे हम, अगर ए इनवर्स निकालने में जो हमें ए इनवर्स क्या देगा, ये मेथड हमें डिस्मेट्रिक इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन, ये हमें एक सॉल्यूशन दिया करेगा। लेकिन कभी कभी क्या हुआ करेगा कि ए इनवर्स निकालते समय ए का जो डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, अगर वो डिटरमिनेंट हमारा जीरो आ जाता है, मतलब ये सिंगुलर बन जाता है, तो देन कैलकुलेट, फिर ये सब छोड़ देना है, ये सब तो निकलने से रहा। तो फिर ये छोड़ के क्या करेंगे, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू निकाला करेंगे। फिर कैलकुलेट एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, और अगर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी जीरो के इक्वल नहीं आता है तो वहां आंसर लिखोगे आप कि ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर ये एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी जीरो के इक्वल आ जाता है तो लिखेंगे या तो ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है या फिर ये नो सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कह दो या फिर नो सॉल्यूशन कह दो, ठीक है। इतनी सारी बातें याद रखनी है, आप नोट कीजिए इसको। लाला देखो सर, एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा है, कितना सारा पूछ रहा है,
एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से 6 तक के क्वेश्चनों में बस इतना सारा काम करना है, ये बताना है कि ये कंसिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। कंसिस्टेंस इसे बोलते हैं जब ये हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, और यूनिक सॉल्यूशन कब दे पाएगा, जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा। ए इनवर्स तभी तो निकलेगा जब 0 के इक्वल ना हो। तो बस डिटरमिनेंट चेक करना है हमें इसका। तो ये ऐसे लिख दिया करना, गिवन सिस्टम इक्वेशन, हम तो एक बार लिख रहे हैं, अभी लिखेंगे, गिवन सिस्टम इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, कैसे लिख सकता हूं मैं इनको। x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1 फर्स्ट कॉलम में, x के कोएफिशिएंट लिख लें, y के कोएफिशिएंट 2 3, और x और y कहाँ गया, ये आ गया, इधर वाली वैल्यू 2 और 3। अब क्या करना है, इसको हमने a का नाम दे दिया, इसे x का, और इसको b का। वेयर लिख देते हैं, a किसको लेट किया हमने, 1 2 2 3 को, और x किसको लेट किया बेटा, x y को, और b किसको लेट किया है, 2 3 को। अब यहाँ पर हम इसका डिटरमिनेंट चेक करें, 3 एकल 3 2 दूनी 4, कितना आया, लेकिन 0 तो नहीं आ रहा है ना, 0 तो नहीं आ रहा है। देन गिवन सिस्टम इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया। बस इतना सारा काम करना है। 1 से 6 तक के क्वेश्चनों में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, और 0 नहीं आता है तो वो कंसिस्टेंट माना जाएगा, और 0 आ गया तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। नोट करो इसको। चलो अब एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं, ठीक है। अब इसमें 7 से क्या कह रहा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ऐसे आएगा एग्जाम में, और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन 100% आपका 6 नंबर में आना ही आना है इस एक्सरसाइज में से, तो ध्यान से देखना। अगर पीछे वाली एक्सरसाइज आपसे आती है तो ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनवर्स एडजॉइंट वगैरह सब कुछ यूज होना है इसमें। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। सबसे पहले बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में 5 7 2 3, और ये x और ये वाला y इधर लिख दिया 4 5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब इसको बेटा क्या करना है, आपको लेट कर लेना है, मैट्रिक्स को a, इसको x और इसे b। किस किस को क्या लेट किया वो नीचे और लिख दो जरा, कि a किसको लेट किया हमने, इस मैट्रिक्स को 5 7 2 3 को, और b x किसको लेट किया हमने, x और y को, और b किसको लेट कर लिया 4 और 5 को, ठीक है। a इनवर्स निकालना है इसका, फिर हमें इसका ax इक्वल टू b लेट कर लिया था। एक लाइन और बतानी थी मुझे यहाँ पे, कि प्री मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है बेटा, x इक्वल टू a इनवर्स b, बताया था इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे ऐसे कह दो, a को इधर ले आया, a इनवर्स हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया मैंने। अब मुझे पहले a इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें आगे पुट कर दूंगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो a इनवर्स निकालने के लिए इसका पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, 5 या 15 और 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा बेटा 1। एंड एडजॉइंट ट्रिक से ही निकाल दो, जब ट्रिक आती है तो निकाल दो, 3 5 -2 -7, ऐसे तो निकाल देते। अब a इनवर्स निकालने की बात करें तो a इनवर्स का फार्मूला क्या हुआ करता था, 1 डिटरमिनेंट, पीछे लिखते थे एडजॉइंट a। तो a इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट, a की वैल्यू कितनी है 1, एडजॉइंट कितना आया 3 -7 -2 5, 1 से 1 हट गया, 3 -2 -7 5, a इनवर्स निकाल लिया। अब लिख देना पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू a इनवर्स भी दिया हुआ है, x की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या लेट किया था x और y, सारी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। a इनवर्स कितना आया हमारा 3 -7 -2 5, और b की वैल्यू रिप्लेस कर दो 4 और 5। वैल्यू निकालनी है मुझे x और y की, तो मल्टीप्लाई कर देना रो टू कॉलम, 3 चौका 12, 2 पंजे 10, 7 चौका 28, 5 25, तो बेटा ये आ जाएगा x बाई 2, 25 में से 28 गए -3। कंपेयरिंग
फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से कंपेयर कर देना, सेकंड की सेकंड से कर देना, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं स्टूडेंट को नंबर देने के लिए कि 6 नंबर स्टूडेंट को अपनी ओर से देने हैं सरकार को। क्यों? क्योंकि इनमें बड़े इजी कहाँ दिक्कत आएगी तुम्हें, और आंसर की भी 1 मिनट में पता लग जाती है कि हमने सही किया या गलत किया है। ये क्या आया आंसर, x = 2 आया, y = -3 आया। ठीक है, तो ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में आंसर वेरीफाई करना है तो मान के चलो आपने फर्स्ट इक्वेशन पकड़ ली और आंसर चेक कर रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आई 2 रख दो इसमें, y की वैल्यू कितनी आई -3, बेटा 5 दूनी 10, 2 तिया 6, दोनों साइड इक्वल आ जाए तो आंसर भी हमारा सही है। ठीक है, तो आंसर चेक भी कर सकते हैं, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। नोट कीजिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कराते हैं। ठीक है, 3/3 का। तो नाउ रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसमें x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है 0, x है ही नहीं है तो 0 लिखना है ना उसकी यहाँ पे। सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिखने हैं, यहाँ y के कोएफिशिएंट कितना है 1, -2, 3, y लिख रहा है ना। और तीसरे कॉलम में z के कोएफिशिएंट 1, -1, -5, और x y z कहाँ आ गया था, ये आ गया, और 1, 3/2, 9 ये आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहे हैं ना। फर्स्ट कॉलम में x की कोएफिशिएंट जो एलिमेंट नहीं है उसके ऊपर 0 लिखना है। इसमें यहाँ पर z नहीं होता तो यहाँ 0 आया था, z के ऊपर जो एलिमेंट नहीं है उसके ऊपर 0। ठीक है, अब इसको क्या लेट कर लेते हैं हम लोग, a लेट कर लिया, इसको x और इसको b। बेटा a को उधर ले जाओ तो x इक्वल कितना आ गया a इनवर्स b, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। तो वेयर लिख लेते हैं जरा, a किसको लेट किया हमने 2, 1, 0, 1, -2, 3, 1, -1, -5, और इसके बाद में x किसको लेट किया है x y z को, और इसके बाद में b किसको लेट किया है 1, 3/2, 9 को। ओके, अब हमारी बात सुन लेना और समझ लेना ध्यान से। हमें क्या करना है, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। यूनिक सॉल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले आप उसका डिटरमिनेंट निकाला करो। शुरू रख लिया हमने है, 5 दूनी 10 प्लस का 3 आएगा, -1, -5, -0 प्लस 1 रख लिया, 3 -0 सही है। तो डिटरमिनेंट ये आता 10 और 3 13, 13 दूनी 26, ये प्लस का 5 आ जाएगा बेटा 3, 26 और 5 31 और 3 कितना आ जाएगा 34 आ गया। 0 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आगे सॉल्व करेंगे हम, नहीं तो यही लिख देते कि इनकंसिस्टेंट है, 0 आ जाता था। अब क्या करें, अब इसका बेटा हमें निकालना है इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट की जरूरत होगी, और एडजॉइंट की जरूरत, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, कोफैक्टर निकालने होते थे। तो कोफैक्टर निकालेंगे C11 निकालेंगे, तो डायरेक्ट निकालते जा रहे हैं, 5 दूनी 10 प्लस 3 13 आ जाएगा। C12 निकालें तो 5 1 5, 0 प्लस का 5। C13 निकालें 3 -0, ये 3 ही आएगा। C21 निकालें 5 1 5, 3 8 आ जाएगा। C22 निकालें 5 दूनी 10 0 -10 ही आएगा। C23 निकालें तो 3 दूनी 6 -0 माइनस का 6। C31 आ गया बच्चों -1 + 2 बना गया। C32 आएगा बच्चों -2 -1 3 आ गया। C33 आ गया बच्चों 2 दूनी 4 -1 माइनस का 5। को फैक्टर निकाल दिया हमने। अब इनसे क्या करते थे, लेट मैट्रिक्स, इनसे को फैक्टर से बेटा एक मैट्रिक्स बनाया करते थे। उस मैट्रिक्स को बेसिक सी के इक्वल ऐड कर ले रहे हैं हम। 35 3 8 -10 -6 और 1 3 -5। अब इसका क्या करते थे, जगह पर ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बन जाता है 13 5 3 8 -10 6
इसके बाद 1 3 -5। कोई दिक्कत आएगी यहाँ तक? अब निकालेंगे देन A इनवर्स इज फार्मूला 1 डिटरमिनेंट A और पीछे लिख देना एडजॉइंट A। तो A इनवर्स की वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट A कितना आया था हमारे पास में 34। जो इनवर्स आप पीछे वाली एक्सरसाइज में किया करते थे वही सारा काम यहाँ करना है, कोई चेंजिंग नहीं है। ये आपको फ्री के 6 नंबर मिल जाएंगे। कितना आ गया? अब क्या करना है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्या थी बेटा हमारी? x = A इनवर्स B। तो वैल्यू पुट करना है, रिप्लेस करनी है, x की वैल्यू ये वाली, b की वैल्यू ये वाली और A इनवर्स ये आ गया हमारे पास में। यहाँ पे आएगा नहीं, आप नोट कर लो, x y z निकालना है हमें। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू रिप्लेस कर दो बच्चों x y z और A इनवर्स कितना आया हमारा निकल के? A इनवर्स आया 1/34 और मैट्रिक्स 35 3 8 -10 -6 1 3 -5 and B 1 3/2 9। x y z 1/34 का बेटा बाद में मल्टीप्लाई करना, जब दोनों मैट्रिक्स का पहले इंटू कर लो आप, इंटू हो जाएगा। पॉसिबल है कि नहीं? इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का। इसका ऑर्डर कितना है? 1 रो कितनी है इसमें? 3 रो है एक कॉलम है, ठीक है। तो ये वाला 3 ये वाला 3 इक्वल हो जाएगा और 3/1 का आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरा रो टू कॉलम। सारे बच्चे ध्यान से देखना, 13 का 1 में करोगे कितना आएगा? 13, बीच में प्लस 8 का मल्टीप्लाई 3/2 से करोगे ऐसे, 2 से कितनी बार करेंगे? 4 बार, 4 किया 12, ये 9 आ गया। सेकंड रो 5 1 5, 2 से कट गया 5 बार और 5 3 15 और 9 3 27। नीचे वाले का 3 1 3, 2 से कट गया 3 बार, 3 3 9 और 9 5 45। बस नीचे हम साफ कर दे रहे हैं, ये पूरा आ जाएगा। तो x y z 1/34 बेटा 15, ये 15 हो जाएंगे ना, 15 और 9 कितने आएंगे? 34। ये 27, 5 में से 15 गया -10 और 27 में से 10 गया कितना बचेगा फिर? 17। सही कह रहा हूँ मैं? 45 और 9 कितने हो जाएंगे? 54। 3 में 54 के माइनस के 51। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर 1/34 का, 34 कट जाएगा, 1 बचेगा, 17 दूनी 34, 1/2। देखो 1/34 का मल्टीप्लाई किया हमने 51 से, 17 से 2 बार कट गया, 17 से 3 बार, कितना आ गया पता है? -3/2। कंपेयरिंग की हमने x y z निकालने के लिए, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। ये आंसर हो गया, नोट कीजिए। ऐसे करने हैं 3/2 के। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं थ्योरी वाला। ये क्या कह रहा था? कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑनियन और 3 किलोग्राम मीट, 2 किलोग्राम राइस, इट इज 60 रुपए। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम यूनियन, 4 किलोग्राम मीट एंड 6 किलोग्राम is 90. The cost of 6 kilogram onion, 2 kilogram meat और 3 kilogram rice is 70. Find the cost of each item per kilogram by matrix method. ये कह रहा है, मैं बताता हूँ, कह रहा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो राइस, तीनों मिला के कितने में आते हैं? 60 रुपये में। एक दुकानदार को 60 रुपये जाके दे दो तो वो इतनी सारी चीज़ दे देता है, लेकिन इतनी सारी चीज़ में ये नहीं पता चल पा रहा है कि 1 किलो प्याज कितने की, 1 किलो गेहूँ कितने की, 1 किलो चावल कितने के। वो तो 60 रुपये की 4 किलो दे देता है प्याज और 3 किलो गेहूँ दे देता है और 2 किलो चावल दे देता है। और अगर हम पैसे थोड़े और बढ़ा दें, 60 की जगह 90 रुपये दे देते हैं उसे, तो क्या करता है वो 2 किलो प्याज देता है, 4 किलो पहले 3 किलो गेहूँ थे, अब 4 किलो दे रहा है, और पहले 2 किलो थे, फिर 6 किलो दे रहा है। ठीक है, और पैसे फिर हमने क्या किए? 170 रुपये बढ़ा दिए। तो 170 में क्या क्या दे रहा है? द कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम वीट और 3 किलोग्राम राइस। एक छूट गया हमसे, कोई क्या छूट गया है? 6 किलोग्राम, 6 किलो ऑनियन है, 2 किलो गेहूं, 6 किलो ऑनियन है ये है, और 2 किलोग्राम वीट, ये लिख देता हूँ।
छूट गया यहाँ पे, और 3 किलोग्राम राइस, सही है। 170 नहीं बच्चों, ओनली 70 है। अब सही है। तो हमें एक्स वाई जेड मतलब क्या करना है, हमें तीनों की पर किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने बेटा हमें नहीं पता है कि वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड बी द कॉस्ट ऑफ ऑनियन, wheat and rice respectively। ये ऐड कर लिया हमने कि भाई x तो ऑनियन की कॉस्ट है 1 किलोग्राम की, और y जो है वो wheat है, और z क्या है, वो राइस है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। प्याज को मैंने क्या माना है, x माना है, ठीक है। तो 4 किलोग्राम प्याज यानी 4x लिखना है, प्लस 3 किलोग्राम चावल और गेहूं, तो 3y लिखना है, और पीछे वाले को 2z लिखना है। ये मिला के कितने रुपए में आ रहे हैं, 60 रुपए में। तीनों को जोड़ दी 60 रुपए में तो आ रहा है ना। फिर अगला क्या कह रहा है, ये 2x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 6z हो जाएगा, कितने में आता है बेटा, 90। फिर लास्ट वाला क्या कह रहा है, जल्दी बताओ मुझे। ये वाला 6x 2y और 3z इक्वल कितने में आता है, 70। अब यहाँ से आगे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ से आगे सारा काम वही करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड की जो आंसर आएगा, जो एक्स का आंसर आएगा वो प्याज का आ जाएगा, वाई का आएगा वो व्हीट का आ जाएगा, जेड का आएगा वो राइस का आएगा। ठीक है, तो ये आप अपने आप करें, नहीं आए तो हमें कल बताएं। इक्वेशन बना लिया, नोट कीजिए।